Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Students, as you know, now this is SST class. So today we are going to read History class 7th chapter 2, New Kings and Kingdoms. All right. And students, today we have to read from here. It's a page number 19. Okay, so we have to start from the achievements of Nag Bhatta. Okay, the achievements of Nag Bhatt. Okay, so students, let's start. Take out your book and put finger properly. Listen carefully, all right, and concentrate now. So let's start, students. The achievements of Nag Bhatt. Okay, student, this is second video of second chapter explanation. All right. So the achievements of Nag Bhatt. Achievements means उपलब्धियाँ. Nag Bhatt. Okay, Nag Bhatt की उपलब्धियाँ. Many rulers describe their achievements in Prasastis. You read about the Prasastis of the Gupta ruler Samudragupta last year. सो स्टूडेंट्स, कई शासकों ने, मैनी रूलर्स डिस्क्राइब, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का, अचीवमेंट्स, उपलब्धियों का बखान किया, वर्णन किया. यू रेड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता लास्ट ईयर. जैसा कि आपने पिछले साल क्लास 6 में गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा हुआ है. वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर, Madhya Pradesh, describes the exploits of Nag Bhatt, a Pratihara king, as follows. संस्कृत में लिखी गई, ओके, वन प्रशस्ति रिटर्न इन संस्कृत, संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में जो एक प्रतिहार नरेश थे, जिन नाग भट्ट, उन्होंने क्या किया था, उनके कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है. ओके, तो एक प्रशस्ति पाई गई थी जिसको कि संस्कृत में लिखा गया था, और ये कहाँ पाई गई थी, ग्वालियर एमपी मध्य प्रदेश में पाई गई थी. तो इस प्रशस्ति में एक प्रतिहार नरेश थे जिनका नाम नाग भट्ट था. उनके कामों का वर्णन उस प्रशस्ति में इस प्रकार किया गया है. लेट्स सी. द किंग्स ऑफ आंध्र, सिंध, विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. ओके, विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र and Kalinga, part of Odisha, fell before him even as if he was a prince. तो स्टूडेंट देखिए, आंध्र की अगर हम बात करें, आंध्र, सिंध, विदर्भ जो कि पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का एक भाग, और कलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का एक हिस्सा कलिंग, इन सबके जो राजा थे उनके आगे तभी सब धराशाही हो गए, फेल बिफोर, गिर गए, उन्होंने समर्पण कर दिया. बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस, ये सब राजा धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे. कौन राजकुमार थे? नाग भट्ट, अ प्रतिहार किंग. ओके, ही वन अ विक्ट्री ओवर चक्रवर्ध, द रूलर ऑफ कन्नौज, चक्र युद्ध. ओके, ही वन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध, द रूलर ऑफ कन्नौज. उन्होंने कन्नौज के शासक जिनका नाम क्या था, चक्रयुद्ध था, उन पर क्या किया, उनको विजित किया, उनको उन पर विजय प्राप्त करी. एंड आफ्टर दैट ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंग. ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, बंगाल का एक हिस्सा वंग के नाम से जाना जाता है. ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंग, पार्ट ऑफ बंगाल, एंड अनर्थ, पार्ट ऑफ गुजरात, अनर्थ गुजरात का एक हिस्सा, एंड देन मालवा जो कि एमपी का एक भाग है, हमें मालूम है, एंड किरात, वनवासी कहते हैं जिसे, फॉरेस्ट पीपल, एंड तुरुस्क यानी तुर्क्स, वत्स्य, मत्स्य, बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया. तो उन्होंने, किसने, प्रतिहार जिनका नाम क्या था, प्रतिहार शासक जिनका नाम नाग भट्ट था, डिफीट मीन्स हराना, उन्होंने वंग, बंगाल के हिस्से को, अनर्थ, गुजरात के हिस्से को, मालवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के हिस्से को, किरर्त, फॉरेस्ट पीपल यानी अ पर्सन हु लिव इन फॉरेस्ट, उनको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट पीपल्स बोलते
बोलते हैं। तो किरात जो कि वनवासी थे, फॉरेस्ट पीपल थे, तुर्क जिनको तुर्की कहा जाता है, तुर्क होते हैं जो वत्स, मत्स्य जो कि दोनों उत्तर भारत के ही राज्य हैं, इन राजाओं को भी उन्होंने पराजित किया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी उपलब्धियां, नागभट्ट की इन उपलब्धियों को किस में लिखा गया है? प्रशस्ति में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में, जो कि ग्वालियर एमपी में प्राप्त हुआ। ओके। So next, kings often rewarded Brahmins by grants of land. These were recorded on copper plates, which were given to those who received the land. Okay. अब उस समय प्रायः राजा लोग ब्राह्मणों को रिवार्ड दिया करते थे, पुरस्कृत किया करते थे। किस रूप में किया करते थे? बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, यानी भूमि का अनुदान करके, दान करके ब्राह्मणों को पुरस्कार के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी राजाओं के द्वारा। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और ये सभी ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे। ओके, विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। तो जो राजा जिन ब्राह्मणों को पुरस्कृत के रूप में भूमि अनुदान करते थे, वे सभी बातें ताम्र पत्र पर लिखी जाती थी जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। Also see if you can find some of the areas mentioned in the inscription on map 1. Other rulers made similar claims as well. Why do you think they made these claims? Alright students, तो इस अभिलेख में, okay, inscriptions means अभिलेख, इस अभिलेख में जो इलाके बताए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, उल्लेखित किए गए हैं, उसे हम मानचित्र 1 में ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड अदर रूलर्स मेड सिमिलर क्लेम्स, इस प्रकार जो दूसरे शासक थे उन्होंने भी इसी तरह के दावे किए। सो व्हाई डू यू थिंक दे मेड दीज क्लेम्स, तो आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए? नाउ फिगर 2, ओके, एंड स्टूडेंट्स फिगर 2 में क्या है देखिए, दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स, यू कैन सी हेयर फिगर 2। ठीक है, देखिए कितनी सारी कॉपर प्लेट्स हैं। रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th century, रिटन बाय पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल। ओके, तो यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह। देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कितने सारे ताम्र पत्र यहाँ पे इस एंगल पर उनको कलेक्ट किया गया हुआ है। तो यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है, जिसे कब किया गया था? बाय अ रूलर इन द 9th century, रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो देखिए ये उस 9वीं सदी में शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदानों का क्या है? एक उल्लेख है। ओके, जो कि 9th century में दिया गया, और जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं, यू कैन से ना, जिस कड़ी से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजशाही या राजसी मुहर लगी है, जो यह बताने के लिए कि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक प्रामाणिक क्या है? दस्तावेज है। ओके, so next page students, page number 20. Okay, what was given with the land? Okay, भूमि के साथ साथ क्या चीज़ें दी जाती थी? ओके, भूमि के साथ साथ क्या क्या चीज़ें दी जाती थी? एक तो ब्राह्मणों को रिवॉर्ड के रूप में क्या लैंड ग्रांट्स किए जाते थे, भूमि अनुदान दिए जाते थे राजा के द्वारा, और फिर इसको ताम्र पत्रों के रूप में अभिलिखित किया जाता था। सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती थी, किसको दी गई, कब दी गई और किसके द्वारा दी गई, और फिर उनको क्या किया जाता था? कलेक्शन किया जाता था उनका। तो अब भूमि के साथ साथ और क्या चीज़ें दी जाती थी, तो अब हम वो पढ़ेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास। ओके, यह चोल के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। अब वो क्या अंश है, क्या चीज़ दी जाती थी? देखिए यहाँ पर बताया गया है, वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्दन एम्बैंकमेंट्स एज वेल एज बाय प्लांटिंग थॉर्नी बुशेज। ओके, सो हमने मिट्टी की मेड़ें बनाकर
ओके, तो वो बताया गया है, उस चीज़ में बताया गया है कि वो क्या क्या दिया था, कैसे दिया था, इसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। किसके द्वारा? चोल वंश ने, चोल राजाओं ने क्या क्या चीज़ें दी थी, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वी हैव डेमोक्रेटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड। ओके, वो कह रहे हैं कि हमने मिट्टी की मेड़ें, बाउंड्रीज, मेड़ें बनाकर और साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर, ठीक है, प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को, ओके, बाउंड्रीज ऑफ द लैंड, भूमि की सीमाओं को क्या कर दिया? डेमोक्रेटेड कर दिया, डिमार्केटेड कर दिया, यानी उनको चिन्हित कर दिया गया। ओके, अर्दन एम्बैकमेंट्स, अर्दन मीन्स पृथ्वी की, एम्बैकमेंट्स मीन्स जो बाउंड्री लाइन होती है, जो पुल बनाया जाता है, जो बांधा जाता है उस चीज़ को। तो ये कह रहे हैं कि हमने मिट्टी की मेड़ें बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया गया है। This is what the land contains: fruit bearing trees, water land, gardens and orchards, tree, wells, open spaces, pasture land, a village, ant hills, platform, canals, ditches, rivers, sift laden land, टैंक्स, ग्रेनरीज, फिश पॉन्ड्स, beehives एंड डीप लेक्स। ओके, तो अब वो क्या चीज़ें थी, देखिए, दिस इज व्हाट, इस भूमि पर कौन सी चीज़ें थी जो उन्होंने क्या करी? बाउंड्रीज करी, उस भूमि की बाउंड्रीज करी। उन भूमियों में क्या चीज़ें थी? देखिए, पहला था फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, यानी ऐसे पेड़ जिसमें फल लगे रहते हैं, फलदार वृक्ष वी कैन से। देन वाटर लैंड, यानी पानी और भूमि, ठीक है, वाटर एंड लैंड, पानी भी था वहाँ पे, लैंड भूमि थे, गार्डन बगीचे थे, एंड ऑर्चर्ड्स क्या थे? फलोद्यान थे, फल के बगीचे को बोला जाता है। ट्रीज पेड़ थे, वेल्स कुएं थे, ओपन स्पेसेस खुली जगहें थी। ओके, पास्चर लैंड जहाँ पर पशुओं को, कैटल्स को चराया जाता है, चरागाह हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पर चरागाह थे। विलेज एक गांव था। आंट हिल मीन्स बॉबी था वहाँ पे, ठीक है। प्लेटफॉर्म मीन्स चबूतरे थे, एंड कैनाल्स मीन्स नहरें थी, डिचेस मीन्स दलदली जमीन थी, रिवर्स नदियाँ थी, सिल्ट लैडन लैंड हम कहेंगे दलदली जमीन है। ओके, डिचेस मीन्स खाइयाँ, कैनाल मीन्स नहरें, डिचेस मीन्स खाइयाँ, एंड रिवर्स मीन्स नदियाँ, सिल्ट मीन्स अवसाद होता है, ठीक है, नदी के तलहटी में जमी हुई जो चीज़ें होती है उसको सिल्ट लैडन लैंड यानी दलदली ज़मीन थी। एंड टैंक मतलब हौज था, ठीक है। ग्रैनरीज मीन्स होता है अन्नागार, स्टोर होता है जहाँ पर अन्न को स्टोर किया जाता है। फिश पॉन्ड्स मछली के तालाब थे। बीहाइव्स मीन्स मधुमक्खी की छत्ते थे। एंड डीप लेक्स और गहरी झीलें थी। He who receives the land can collect taxes from it. ओके, जिसे यह भूमि मिलती थी, ये सारी भूमियाँ जिसको मिलती थी उसको वह इसे कर वसूली कर सकता था। उससे क्या लेता था? इससे कर लेता था। He can collect the taxes imposed by judicial officers as fines, the tax on betel leaves, that on woven cloth as well as on vehicles. ओके, तो जो वहाँ के जुडिशियल ऑफिसर थे, न्याय अधिकारी थे, तो वह न्याय अधिकारी द्वारा जुर्माने के तौर पर, ठीक है, ही कैन कलेक्ट द टैक्स इम्पोज किया जाता था एज फाइन, इम्पोज करना, आरोपित करना, टैक्स मीन्स कर, जुडिशियल ऑफिसर न्याय अधिकारी, एज फाइन जुर्माना, ठीक है। तो जो वहाँ का न्याय अधिकारी था उसके द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था। अब वह क्या थे, किन चीज़ों पर कर वसूल करता था? ऑन बीटल लीव्स यानी पान के पत्ते पर लगने वाला कर, दैट ऑन वूवन क्लॉथ बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, एज वेल एज ऑन व्हीकल्स गाड़ियों वाहनों पर लगने वाले कर को वो वसूल सकता था न्यायाधिकारी। ओके, ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स विद अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक्ड bricks. He can get large and small wells dug. Okay, he can plant trees and thorny bushes. If necessary, he can get canal constructed for irrigation. Okay,
सो स्टूडेंट्स, ही कैन बिल्ड लार्ज रूम, वह बड़े बड़े कमरे बनवा सकता था, बड़े और छोटे कुओं को खुदवा सकता था। लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग मीन्स खुदवाना, वेल्स कुएं, बड़े और छोटे कुओं को खुदवा सकता था। उसके साथ साथ वे क्या कर सकता था, ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थॉर्नी बुशेज, वह पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता था। इफ नेसेसरी, यदि आवश्यक होता था तो वो क्या कर सकता था, ही कैन गेट कैनाल कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन, वह सिंचाई के लिए नहरों का भी कंस्ट्रक्शन करवा सकता था। ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एंड दैट द एम्बैकमेंट्स आर बिल्ट। ओके, एम्बैकमेंट्स मीन्स तटबंध या पुल, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते थे। तो ही शुड इंश्योर, वह उसे यह सुनिश्चित करना होता था कि पानी बेकार ना हो, पानी बर्बाद ना हो और पुलों का, एम्बैकमेंट्स, तटबंधों का निर्माण हो जाए। List all the possible sources of irrigation mentioned in the inscriptions and discuss how these might have been used. Okay, तो लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है, जितने भी पॉसिबल सोर्सेज हैं, उनकी सूची बनाइए एंड डिस्कस करिए, विचार विमर्श करिए, हाउ दिस माइट हैव बीन यूज्ड, कि उनका कैसे इस्तेमाल होता था। ओके, so next, unusual for 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. Okay, 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी 12वीं शताब्दी में एक जो लॉन्ग संस्कृत पोयम, एक वृहद बहुत बड़ी डिटेल्ड संस्कृत काव्य, ओके, संस्कृत पोयम, संस्कृत काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजा का इतिहास दर्ज है। ओके, कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर एंड इट वाज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना। ओके, इसमें कल्हान के नाम एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। तो जो यह है, इट वाज कंपोज किसके द्वारा रचा गया, कल्हण नामक एक रचनाकार के द्वारा। ठीक है, ऑथर उस लेखक के द्वारा इसको रचित किया गया। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, आई विटनेस प्रमाण, अकाउंट्स, लेख एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट्स। ओके, तो उसने किस किस चीज का प्रयोग किया अपने इस रचना में, अपने इस वृत्तांत लिखने के लिए? उसने अभिलेखों का, इंस्क्रिप्शंस का, डॉक्यूमेंट्स का, दस्तावेज का, आई विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेकों स्रोतों का उसने इस्तेमाल किया। Unlike the writers of Praशस्tis, he was often critical about rulers and their policies. Unlike the writers, और प्रशस्तियों के जो ये लेखक थे, प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न, अलग, वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों, critical about rulers and their policies, शासकों और उसकी नीतियों के बारे में क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक रुख दिखलाता था। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक बहुत ही अनलाइक, एक बहुत ही असाधारण ग्रंथ था। ठीक है, डिफरेंट ये काव्य था। ओके, नाउ नेक्स्ट, वारफेयर फॉर हेल्थ। ओके, वारफेयर मीन्स युद्ध, फॉर हेल्थ धन के लिए, धन के लिए युद्ध। You may have noticed that each of these ruling densities was based in a specific region. Okay, at the same time they tried to control other areas. You may have noticed, आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई एक स्पेसिफिक रीजन था, कोई एक विशेष क्षेत्र था। आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी प्रत्येक शासक थे, उनके जो राजवंश थे, उनका आधार, उनका एक पर्टिकुलर क्या होता था, रीजन होता था, स्पेसिफिक क्षेत्र होता था। एट द सेम टाइम, उसी समय, दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और जब उनका राजवंश था किसी क्षेत्र विशेष में, तो वे दूसरे क्षेत्रों पर भी उस समय नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। One particularly
prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley for centuries. और उस समय क्या था, एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज, गंगा वैली इन द सिटी ऑफ कन्नौज। तो गंगा वैली में, गंगा की घाटी में एक कन्नौज का एक क्षेत्र विशेष था वहाँ पर। उस समय क्या था, फॉर सेंचुरी, कई शताब्दियों तक रूलर्स बिलोंग टू द गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाला डेंसिटीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। और उस समय जैसा कि हम जानते हैं, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्रिपेटाइट स्ट्रगल। ओके, तो जैसे ही ये 3 वंश, एक तो गुज्जर प्रतिहार, दूसरे राष्ट्रकूट और पाला डेंसिटी और पाल राजवंश कई वर्षों तक क्या हुए, कन्नौज को लेकर लड़ते रहे, कन्नौज पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए। तो बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज, क्योंकि हम जैसे कि अभी हमने 3 राजवंश के बारे में पढ़ा था, चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे। कौन कौन 3 पक्ष थे? गुज्जर, राष्ट्रकूट और पाल वंश थे। तो इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष होने के कारण इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल, ओके, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स स्टूडेंट संघर्ष या झगड़ा। ओके, एज वी विल सी PP 62 to 66। ओके, अगर हम देखेंगे पेज नंबर 62 और 66 में, रूलर्स ऑल्सो ट्राइड to demonstrate their power and resources by building large temples। ओके, जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 62 और 66 में, शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। क्यों किया? टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर, अपनी शक्ति प्रदर्शन का, अपनी सत्ता का प्रदर्शन और अपने संसाधन का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स, दे often choose to target temples which were sometime extremely rich। तो अब जब वे उन बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर रहे थे अपनी धन संपदा और अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, तो जब भी कोई अन्य राज्य उनसे अटैक करता था, उन पर हमला करता था, तो उनका पहला टारगेट उनका अपना मंदिर होता था। वे उन मंदिरों पर निशाना बनाते थे जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। ओके, क्योंकि मंदिरों में बहुत बहुमूल्य गहने रखे जाते थे, सोने चांदी बहुमूल्य धातुओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो जो अटैकर होता था वो उसका पहला टारगेट क्या होता था? वहाँ के मंदिर होता था जिसे वो लूटता था, जिस पर अपना नियंत्रण करता था। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। आप इसके बारे में अधिक नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 5 में पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। ओके, अब अफगानिस्तान के एक गजनी जिनका नाम सुल्तान महमूद था, इस प्रकार के शासकों में सबसे प्रसिद्ध रहे जो कि मंदिरों पर लूटपाट करते थे, अपना नियंत्रण रखते थे। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030। ठीक है, तो उन्होंने 997 से लेकर 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण विस्तार मध्य एशिया के, ठीक है, उसने फिर पहले तो उसमें इसने शासन किया और उसके बाद एक्सटेंड किया अपने नियंत्रण को ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और 997 से लेकर 1030 तक शासन करने पर उसने अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उत्तर पश्चिम के उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक उन्होंने अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का विस्तार किया। ही रेडेड मीन्स चढ़ाई करना, लूटपाट करने के लिए अपना वहाँ पर हमला करना, ठीक है, रेड करना। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। हिज टारगेट वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ द सोमनाथ, गुजरात। ओके, और उसका जो टारगेट रहता था, उसके जो निशान थे वो संपन्न मंदिरों, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था, उन पर वे निशाना करता था। And much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. ओके,
कैपिटल सिटी एट गजनी। तो उस समय क्या था, जो महमूद जो धन उठा ले गया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में, जो जितना भी वह मंदिरों से लूटपाट करके धन ले गया तो उसने उसका काम कहाँ पर किया, वहाँ पर गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में उस धन को उसने खर्च किया। ओके, Sultan Mahmud was also interested in finding more about the people he conquered. Okay, तो जो सुल्तान महमूद थे was also उन्होंने सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। Okay, he conquered the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent, और उसने अल-बिरूनी नामक एक विद्वान को इस महाद्वीप का, उपमहाद्वीप का लेखा जोखा ब्यौरा लिखने का काम सौंप दिया। तो अल-बिरूनी के लेख के द्वारा ही हम सुल्तान महमूद की काफ़ी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब उल हिंद रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस। ओके, तो क्या था, अरबी में लिखी गई उनकी जो एक कृति थी, अरबी में उनका जो एक कार्य था लिखा हुआ, जिसका नाम किताब अल हिंद, आज भी इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है, महत्वपूर्ण स्रोत का काम, संसाधन का काम करता है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, और अल-बिरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत विद्वानों से, संस्कृत स्कॉलर से बहुत अधिक परामर्श लिया, उनकी सहायता ली। ओके, Now other kings who engaged in warfare included the चाहमानास। ओके, तो इस युद्ध को करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। ओके, जो बाद में लेटर नोन एज द चौहान्स हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, जो कि बाद में चाहमान, बाद में चौहान के रूप में जाने गए, और वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर क्या करते थे, अपना शासन करते थे। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड the Gahadwalas of western Uttar Pradesh. All right, so they attempted to expand their control to the west. Okay, तो उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यास, ओके, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यास ऑफ गुजरात, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यास एंड द गहड़वालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। द बेस्ट नोन चाहमाना रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। ओके, पृथ्वीराज थर्ड 1168 to 1192, who defeated an Afghan ruler named Sultan Mahmud Ghori in 1191, but lost to him the very next year in 1192. अब जो दो बेस्ट नोन चाहमना रूलर थे, मीन्स के चाहमनों के प्रसिद्ध शासक, जिनका नाम पृथ्वीराज तृतीय था, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय था 1168 से 1192, जिसने क्या किया था, हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान महमूद गौरी इन 1191, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों वो क्या हो गया, मारा गया। ओके, so next students, you can see here the southern part of our country, okay, the Chola kingdom and its neighbors यहाँ पर दिखाए गए हैं। चोला राज्य और उसके पड़ोसी राज्य यहाँ पर बताए गए हैं। ओके, so we read here from Urayar
to Tanjavur. Okay, Urayur से तंजावुर तक. Okay, from Urayur to Tanjavur. Urayur से तंजावुर तक. Okay, how did the Cholas rise to power? चोल वंश सत्ता में कैसे आया? चोल वंश अपनी सत्ता में कैसे आया उसके बारे में हम पढ़ेंगे. A minor chiefly family known as the Muttariyar. Okay, known as the Muttariyar held power in the Kaveri Delta. All right. चोला वंश सत्ता में कैसे आया अगर हम देखें तो कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी सबसे पहले. अ माइनर चीफली फैमिली, एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता कावेरी डेल्टा में. ओके, कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध हुई. ओके, अब वे कहाँ के थे? दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम. ओके, वे कांचीपुरम के पल्लव राजा, पल्लवा किंग्स, पल्लव राजाओं के मातहत थे. मातहत सबऑर्डिनेट यानी सहायक थे. ओके, and Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Uriyar. All right. और वे क्या थे? उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय. ओके, विजयालय ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर क्या किया था? कब्जा किया था. कब किया था? 9th सेंचुरी में, 9वीं सदी के मध्य में इन्होंने वहां पर उनको हरा कर कब्जा कर लिया. ओके, एंड आफ्टर दैट ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजावुर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुंभ सूधनी. ओके, गॉडेस देवी निशुंभ भूसुधनी, निशुंभ सूधनी देवी का मंदिर वहां पर बनाया. ओके, तो अगेन उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय. ओके, प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया. एंड आफ्टर दैट 9वीं सदी के मध्य में, ओके, 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाकर वहां तंजावुर शहर, ओके, तंजावुर शहर और निशुंभ सूधनी देवी का मंदिर उन्होंने वहां पर बनाया. ओके, the successor of Vijayalaya, okay, the successor of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdoms grew in size and power. All right, and power. तो जो successor थे, successor means होता है स्टूडेंट्स उत्तराधिकारी. ओके, तो एंड किसके successor थे? विजयालय के. तो विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने conquer means विजय प्राप्त करी neighboring regions में, पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी इलाकों को जीता और अपने राज्य को और उसका जो राज्य था उसमें अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति से, ग्रू इन साइज एंड पावर, अपनी शक्ति से और क्षेत्रफल से दोनों रूप में उसको बढ़ा दिया. ओके, तो विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में उनका बढ़ता चला गया. The Pandyan and the Pallava territories to the south and north were made part of this kingdom. The Pandyan and the Pallava territories. Okay, तो जो पांड्या थे और जो पल्लवा टेरिटोरीज, टेरिटोरीज मीन्स राज्य क्षेत्र, पांड्यन और पल्लव के जो इलाके थे उस राज्य के हिस्से बना लिए गए. ओके, उस राज्य के हिस्सों को पल्लवा और पांड्या राज्य क्षेत्रों में मिला लिया गया. साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम. ओके, बना लिए गए जो कि कहाँ के थे? दक्षिण और उत्तर के इलाके थे. ओके, सो नेक्स्ट राजराजा फर्स्ट. ओके, राजराज प्रथम, राजराजा फर्स्ट, राजराज प्रथम कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये कि बहुत प्रसिद्ध शक्तिशाली चोला शासक कौन थे? उनका नाम था राजराजा फर्स्ट. ओके, सो मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन अराइज, हु वाज द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर? सो राजराजा फर्स्ट was the most powerful chola ruler. All right, became king in 985 and expanded control over most of these areas. Okay,
मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। तो जो भी राजा फर्स्ट थे ये बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल चोला शासक थे जो कि 985 में शासक बने एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, और उस क्षेत्र के बहुत से राज्यों में उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया, अपना कंट्रोल किया। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। ओके, और उन्होंने दोबारा से रीऑर्गेनाइज मीन्स सुसंगठित किया द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उस साम्राज्य के प्रशासन को उन्होंने दोबारा से क्या किया, सुसंगठित किया। ओके, उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। एंड जो ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज एंड राजा सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दिस एक्सपीडिशंस। ओके, सो एक्सपीडिशंस मीन्स स्टूडेंट्स अभियान, ऑल राइट, और पॉलिसीज मीन्स नीतियां। तो जो राजा के जो बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट यानी राजेंद्र प्रथम ने अपनी नीतियों को जारी रखा, कंटिन्यू किया अपनी नीतियों को, एंड इवन रेटेड द गंगा वैली, और उन्होंने गंगा घाटी पर भी क्या किए, गंगा घाटी और उसके साथ साथ श्रीलंका एंड द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों श्रीलंका गंगा घाटी देशों पर रेड कर दी, हमला कर दिया। एंड डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपीडिशंस, और इन अभियानों के लिए उन्होंने नेवी मीन्स जल सेना, डेवलप मीन्स बढ़ाना, विकास करना, और इन अभियानों के लिए उन्होंने एक जल सेना भी बनाई। ओके, नाउ स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर यानी भव्य मंदिर, स्प्लेंडिड बहुत बड़े भव्य मंदिर, एंड ब्रॉन्ज मीन्स कांस्य, एंड स्कल्पचर मूर्तिकला, भव्य मंदिर और मूर्तिकला। कौन सी मूर्तिकला, कांस्य मूर्तिकला। ओके, द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजौर एंड गंगई कोंड चोलपुरम, ओके, गंगई कोंड चोलापुरम बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्बल्स। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो राज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाए गए, ठीक है, किसके द्वारा बनाए गए, राजा और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाए गए कौन से, तंजौर और गंगकई कोंड चोलापुरम के जो बड़े मंदिर थे, भव्य मंदिर थे, उनके स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से ये क्या है, आर्किटेक्चरल भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला एंड स्कल्पचरल मार्वल, और मूर्तिकला की दृष्टि से ये एक मार्वल है, एक चमत्कार है। ओके, वी कैन से राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य कला और मूर्ति कला, स्थापत्य आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मूर्तिकला की दृष्टि से बहुत ही अतुलनीय है, मार्वलस है, चमत्कारिक है। ओके, Chola temples often became the nuclei of settlements which grew around them. These were centers of craft production. Okay, तो चोला जो टेम्पल्स थे, चोल मंदिर, अक्सर ऑफन प्रायः चोल मंदिर जो थे अक्सर वे बिकम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स, वे क्या थे, अपने आसपास विकसित होने वाली जो सेटलमेंट्स थे, जो बस्तियां थी, उनके क्या बन गए, सेंटर बन गए, न्यूक्लियाई सेंटर बन गए, विच ग्रू अराउंड देम। ओके, दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन शिल्प उत्पादन, क्राफ्ट प्रोडक्शन शिल्प उत्पादन, सेंटर मीन्स केंद्र, और ये शिल्प उत्पादन के क्या बन गए स्टूडेंट्स, केंद्र बन गए। ठीक है, कौन से बने केंद्र, चोला टेम्पल यानी चोल मंदिर। ओके, एंड temples were also endowed with land by rulers as well as by others, और क्या थे ये मंदिर, शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी क्या हो रहे थे, संपन्न हो रहे थे। also endowed with land by rulers as well as by others, तो उनको समृद्धता आ रही थी, क्योंकि इधर उधर से उनको क्या मिल रहे थे, अनुदान मिल रहे थे, कई भूमियाँ मिल रही थी। सो द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, ओके, तो जो इस भूमि की जो उत्पादन
थी, जो उपज थी, जो प्रोड्यूस था, वो क्या हुआ, वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन lived near it. Okay, priest, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. तो अब ये देखिए, इस भूमि की जो उपज थी उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी, जो मंदिर के आसपास, ठीक है, रहते थे और उसके लिए काम करते थे। कौन रहते थे मंदिर के आसपास और कौन काम करते थे, उन पर ये पैसा खर्च किया जाता था। तो वो कौन थे, सबसे पहले प्राइस्ट थे, पुरोहित, और गार्लैंड मेकर्स यानी जो ज्वेलरी बनाते थे, मालाकार थे, हार बनाते थे, कुक्स यानी जो बावर्ची थे, स्वीपर मेहतर जो सफाई कर्मचारी थे, म्यूजिशियन संगीतकार जो थे, डांसर नृत्य नर्तक जो थे आदि पर उन पर खर्च किया जाता था। ओके, in other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. Okay, और अगर हम इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहते हैं, तो जो वहाँ के मंदिर थे, इट वॉज नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो न केवल पूजा आराधना के लिए थे, बल्कि देवर हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। इकोनॉमिक आर्थिक, सोशल सामाजिक एंड कल्चरल लाइफ, सांस्कृतिक जीवन, ठीक है, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। ओके, among us the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. ओके, अब इसके साथ साथ मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में से एक सबसे विशिष्ट क्या था, among us the craft associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive, मीन्स कि मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। ठीक है, क्या था, Chola bronze images are considered among us the finest in the world. While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. Deities means देवी देवता। ओके, तो जो चोला थे, जो चोल थे, वो कांस्य प्रतिमाएं, ब्रॉन्ज इमेज मीन्स कांस्य की मूर्तियां हैं, मूर्ति प्रतिमाएं। ओके, तो जो चोला थे या चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। एंड जो ज़्यादातर प्रतिमाएं, वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डेटीज, और उनमें से ज़्यादातर प्रतिमाएं या मूर्तियां तो डेटीज यानी देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं कभी कभी भक्तों की भी बनाई गई थी। यू कैन सी हियर, ओके, ब्रॉन्ज इमेज, चोल ब्रॉन्ज इमेज, देखिए कितनी सुंदर चोल ब्रॉन्ज इमेज है, जो कि उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है संसार की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ओके, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि एंड इरिगेशन मीन्स सिंचाई। Agriculture and irrigation. Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. चोल की कई उपलब्धियां, कई achievements means उपलब्धियां कृषि में हुए विकास के माध्यम से संभव हुई, क्योंकि जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ वैसे वैसे वहां पर कई उपलब्धियां उनको प्राप्त होती गई। लुक एट मैप 2 अगेन, हम मानचित्र 2 को एक बार फिर से देखेंगे। नोटिस दैट the Kaveri river, the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal। ठीक है, तो हम अगर मैप 2 पे हम इसे दोबारा नजर डालते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे जो कावेरी ब्रांचेस थी, कावेरी की जो सहायक नदियां थी, वो अनेकों जगह से होकर, अनेकों नदियों धाराओं से होकर गुजरती थी। कब गुजरती थी? बंगाल की खाड़ी पर गिरने से पहले। सो वी कैन सी हियर मैप 2। Okay, so it's a map 1 and map 2 is here students। Okay, you can see here map 2। तो हम देखेंगे कि कैसे कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किन किन जगहों से होकर गुजरती है, उसकी कितनी सहायक नदियां हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो कावेरी नदी आ रही है तो इसकी कितनी ब्रांचेज हैं और ये पूरा यहाँ पर आती हैं बहुत अपनी सहायक नदियों के साथ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज notice that the river Kaveri
branches off into several small channels before emptying into Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Okay, तो देखिए ये शाखाएं जो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं, और जो ये शाखाएं थी, ये शाखाएं बार बार पानी उलझती हैं, खाली करती हैं, जिससे किनारे पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। पानी के साथ जितनी भी उपजाऊ मिट्टी होती वो वहाँ पर धीरे धीरे डिपॉजिट होती जाती है ऑन देयर बैंक, मतलब उस बैंक में, मतलब नदी के किनारे पर। ओके, वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। और जो शाखाओं का पानी था, ठीक है, जो उसके चैनल शाखाओं का जो पानी था वो कृषि एग्रीकल्चर के लिए विशेष रूप से कल्टीवेशन ऑफ राइस यानी विशेष रूप से चावल की खेती के लिए मॉइस्चर भी मुहैया कराता था। जो नमी वहाँ पर ज़मीन को चाहिए, उपजाऊ भूमि को जो नमी की आवश्यकता होती थी वह भी उसे देता था। ओके, although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. हालांकि although यद्यपि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century, पर 5वीं और 6ठी सदी में आकर ही this area was opened up for large scale cultivation, 5वीं और 6ठी शताब्दी में आकर ही इस इलाके पर बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। एंड कुछ इलाकों पर जंगलों को साफ किया जाना था, फॉरेस्ट हैड टू क्लियर इन सम रीजन्स, लेकिन कुछ इलाकों पर जंगलों को साफ करना था। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, और जो दूसरे इलाके थे उनको जमीन के लिए समतल बनाना था। In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding, and canals had to be constructed to carry water to the fields. In many areas, two crops were grown in air. तो स्टूडेंट डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे। इम्बैकमेंट्स मीन्स तटबंध बनाए जाते थे, और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया जाता था, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। और इन मैनी एरियाज, कई क्षेत्रों में तो 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, एक वर्ष में 2 फसलें भी बोई जाती थी। ओके, इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। ओके, और कई जगहों पर फसलों की सिंचाई जो होती थी, ठीक है, कई क्षेत्रों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से की जाती थी, आर्टिफिशियली पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, विभिन्न प्रकार की विधियाँ सिंचाई के लिए प्रयोग में ली जाती थी। इन सम एरियाज वेल्स वर डग, और कुछ इलाकों में तो कुएं खोदे जाते थे। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, और कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को, रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़े बड़े सरोवर बनाए जाते थे, टैंक्स बनाए जाते थे। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग देयर दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। देखिए, याद रहे, ये याद रखने योग्य बात है कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे कि श्रम और धन, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, स्रोतों को व्यवस्थित करना, और इन कामों को मेंटेन करने के लिए, इन कामों को की देखरेख करना, और यह तय करना कि डिसाइड ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड, कि कैसे पानी का बंटवारा किया जाता था। Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities। और जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स थे, जो ज़्यादातर नए शासक थे, वे क्या करते थे, गांव में साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। ओके,
तो जैसे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती थी, उसमें श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। और इसके साथ साथ ज़्यादातर नए शासक और गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों की सक्रिय रूप में बहुत इंटरेस्ट दिखाया था, दिलचस्पी दिखाई थी। ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, अब वहाँ का जो साम्राज्य था उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, साम्राज्य का कैसा प्रशासन था। ओके, हाउ वॉच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, प्रशासन किस प्रकार संगठित होता था। अब ये एक क्वेश्चन मार्क था, एक क्वेश्चन था ये कि वहाँ का प्रशासन कैसे संगठित होता था। सेटलमेंट्स ऑफ पेजेंट्स नोन एज उर, ओके, नोन एज उर, तो किसानों की जो बस्तियाँ थी, सेटलमेंट्स बस्तियाँ, पेजेंट किसान, किसानों की जो बस्तियाँ थी उसे उर के नाम से जाना जाता था। बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, जो कि क्या होती थी, सिंचित खेती के साथ साथ बहुत समृद्ध होती चली गई थी। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। ओके, और इस तरह के गांव के समूह को क्या कहा जाता था, नाडू कहा जाता था। और द विलेज काउंसिल ग्राम परिषद, ठीक है, एंड द नाडू, और नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्यों को करते थे। रिच पेजेंट्स ऑफ द Vellal, okay, rich peasants of the Vellal caste exercise considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chol government. Okay, अब जो वेल्लाल जाति थी स्टूडेंट्स, रिच पीजेंट्स ऑफ द वेल्लाल, जो वेल्लाल जाति के जो धनी किसान थे उनको केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ओके, और नाडू किसे कहा जाता था, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी तो वे सिंचित खेती के साथ साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। तो इस तरह के गांव के समूह को क्या कहा जाता था, नाडू कहा जाता था। अ प्रॉस्पेरस ग्रुप ऑफ विलेजेस, उसको क्या कहा जाता था, नाडू कहा जाता था। ठीक है, और उर किसे कहा जाता था, किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। तो जो विल्लाल जाति थी, रिच पेजेंट्स, विल्लाल जाति के जो धनी किसान थे उनको केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ओके, एंड द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स like Muvendvelan, a Velen or peasant serving three kings, Ariyar chief, etc., as markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. Okay, तो जो उनमें से कोई धन भूस्वामियों को चोल राजाओं, ठीक है, चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, जो कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन था या किसान था, अरियार, ठीक है, अरियार जो मुखिया था, प्रधान था, जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स ओवर टुडे क्लास, so I will be back with next page explanation. So stay safe students, stay happy, bye, have a nice day.